बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है यूनिट 12 का लेक्चर 2, मसल एंड मूवमेंट का लेक्चर 2 है। अभी हम इस लेक्चर के अंदर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, कि स्केलेटल मसल किस तरह से कंट्रैक्ट करता है, उसका मैकेनिज्म, सार्कोमेयर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिलामेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, कंट्रोल ऑफ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन एंड यूज ऑफ एनर्जी। इसमें हम देखेंगे कि मसल कैसे कंट्रैक्ट करता है और क्रॉस ब्रिजेस कैसे बनती हैं, हम क्रॉस ब्रिजेस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और मसल की कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी देखेंगे कि एनर्जी कहाँ कहाँ से जो है वो आएगी। मसल की कंट्रैक्शन के लिए जो मॉडल पेश किया गया था उस मॉडल को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल किसने पेश किया था? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है एच हेक्सले एंड ए एफ हेक्सले एंड देयर कोलीग्स सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस इन 1954। इन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एच हेक्सले और ए एफ हेक्सले ने 1954 के अंदर जो है वो मसल की कंट्रैक्शन के लिए जो मॉडल पेश किया गया था उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो क्या कहता है? व्हेन मसल फाइबर कंट्रैक्ट द थिन एंड थिक फिलामेंट अंडरगो शिफ्टिंग। जब मसल स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट करता है तो थिक और थिन फिलामेंट जो है वो शिफ्ट होती हैं। थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो स्लाइड करती है। ये अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अभी आप देखें मसलन ये मसल फाइबर सेल है, ये मसल फाइबर सेल का न्यूक्लियस है। ये पूरा एक क्या है? मसल फाइबर, मसल का एक सेल है। अभी ये इसकी न्यूक्लियस है, ये इसकी सार्कोलीमा है, मसल सेल की मेम्ब्रेन। मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह इन्वेजिनेट होती है, ऐसे। अब ये इन्वेजिनेट हो गई और इन्वेजिनेट होके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसको हम कहेंगे टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल मीन ट्रांसफर ट्यूब्यूल। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी ये न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखें, ये मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आपको पता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, सेल मेम्ब्रेन से। और यही मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई थी। ये देखिए मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन इस तरह इन्वेजिनेट हुई और इन्वेजिनेट होकर इसने क्या बना दिया? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल। अब आप देखें ये बन गई टी ट्यूब्यूल। ये मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर ये टी ट्यूब्यूल बनी है और ये ट्यूब्यूल्स की अंदर की स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमन। स्केलेटल मसल जो है ये वोलंटरी मसल्स होते हैं। वोलंटरी मसल ऐसे होते हैं जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है। ये वोलंटरी मसल है स्केलेटल मसल जो है, और इसके लिए इंपल्सेस जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से आएंगी। नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स यहां पर आएगी। ये नर्व फाइबर है जो इंपल्सेस को लेके आते हैं। अब ये नर्व फाइबर्स क्या है? एक्चुअली ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन जो है क्या करता है? मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेता है। ये देखें ये सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक आएगा। इफेक्टर क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। मसल जो है स्केलेटल मसल एज अ इफेक्टर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स आएगी। जब नर्व इंपल्स यहां पर पहुंचेगी, ये जो मोटर न्यूरॉन के नर्व फाइबर जहां पर ये मसल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जहां पर ये मोटर न्यूरॉन के नर्व फाइबर जो है वो मसल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचेगी। अब नर्व इंपल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंच गई। अब जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंची है, यहां से नर्व इंपल्स ट्रेवल करेगी ये टी ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन में से। ये टी ट्यूब्यूल है या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, इसकी ल्यूमन में से नर्व इंपल्स आएगी और ये डायरेक्टली हिट करेगी इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब
नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के जरिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंची। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से वो नर्व इंपल्स मसल सेल की टी ट्यूब्यूल की ल्यूमन से होती हुई ये डायरेक्ट हिट करेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, ये कैल्शियम आयन स्टोर है, कैल्शियम आयन स्टोर है सारे, यहां पर ये कैल्शियम आयन है सारे। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही नर्व इंपल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिट करेगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये इस तरह गेट्स होते हैं, समझ आ गए, ये गेट्स हैं, इनको हम कहते हैं कैल्शियम गेट्स। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कैल्शियम गेट्स। अब ये कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे और ये जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हुई है, ये कैल्शियम जो है वो जब कैल्शियम गेट ये ओपन होंगे तो ये कैल्शियम जो है वो यहां पर आ जाएगी, कहां पर, सार्कोप्लाज्म में। समझ में आ गई मेरी बात को, दोबारा गौर से सुने। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, क्योंकि ये वोलंटरी मसल है, वोलंटरी मसल्स के लिए मैसेज कहां से आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज मोटर न्यूरॉन के जरिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आया, यानी नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के जरिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंची। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से वो मसल सेल की टी ट्यूब्यूल की ल्यूमन से होती हुई, ये टी ट्यूब्यूल है ये, अब ये टी ट्यूब्यूल की ये ल्यूमन है, स्पेस है, ट्यूब की अंदर की स्पेस को हम ल्यूमन कहते हैं। टी ट्यूब्यूल की ल्यूमन से ये नर्व इंपल्स होती हुई डायरेक्टली हिट करेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये जो नर्व इंपल्स है वो मसल सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगी, ये क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टी ट्यूब्यूल के साथ, यहां से ये डायरेक्टली हिट करती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर ये मेम्ब्रेन है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्नी मेम्ब्रेन है इसके अंदर मौजूद कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे। अब कैल्शियम यहां स्टोर हुई होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम जो स्टोर हुई है, जब नर्व इंपल्स आके हिट करेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसके कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम जो है वो कैल्शियम गेट से मूव करती हुई साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगी। दिस इज द एक्साइटेशन ऑफ द मसल। स्केलेटल मसल की एक्साइटेशन के लिए या उसकी कंट्रैक्शन के लिए मैसेज कहां से आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अब नर्व इंपल्स का पाथवे देखें आप, पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। नर्व इंपल्स का पाथवे क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से के जरिए ये पहुंची न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। कहां पर पहुंची, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ये ल्यूमन ऑफ टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल की ल्यूमन से होती हुई डायरेक्टली हिट करेगी किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसआर मीन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम गेट्स ओपन, कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम स्टोर हुई होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैल्शियम मूव टू सार्कोप्लाज्म, जब कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम यहां से मूव करके कहां पर आ जाएगी, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में आ गई मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। यहां पर ये अटैच टू ट्रोपोनिन, यहां पर ये कंट्रैक्टाइल यूनिट जो होता है सार्कोमेयर, उसमें एक प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किसके ऊपर अटैच होती है, एक्टिन के ऊपर। ट्रोपोनिन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी, अटैच टू ट्रोपोनिन। और जब अटैच होगी तो देन मसल कंट्रैक्शन अकर, तो तब जो है वो मसल कंट्रैक्शन जो है वो होगी। मेरी बात को दोबारा गौर से सुने। पाथवे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स मोटर न्यूरॉन के जरिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आई। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ये टी ट्यूब्यूल की ल्यूमन से होती हुई डायरेक्टली इसने हिट किया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं। जैसे इसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिट किया, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद उसकी मेम्ब्रेन में कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम गेट ओपन हो गए तो कैल्शियम मूव करके सार्कोप्लाज्म में आ जाएगी, वहां पर वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगी। जैसे ही वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगी, मसल कंट्रैक्शन स्लाइडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन। ये जो टी ट्यूब्यूल है ये एक नहीं होती, मसल सेल के अंदर ऐसी बहुत सारी टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। यहां भी टी ट्यूब्यूल है, फिर यहां होंगी, यहां होंगी, यहां होंगी। ये एक टी ट्यूब्यूल नहीं होती, बहुत सारी टी ट्यूब्यूल होती हैं। इसलिए हम कहते हैं ये पूरा टी सिस्टम होता है, ये सिंगल टी ट्यूब्यूल नहीं होती, ये टी ट्यूब्यूल एक है। और ये टी ट्यूब्यूल जो है ये मिलकर पूरा टी सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाएंगी, पूरा टी ट्यूब्यूल का पूरा सिस्टम बनेगा। दैट इज नॉट अ सिंगल टी ट्यूब्यूल, दैट आर मेनी टी ट्यूब्यूल हियर, सो इट फॉर्म अ टी सिस्टम। ये टी सिस्टम बनेगा पूरा। अभी ये एक टर्म यूज किया है, ट्राइएड। व्हाट इज ट्राइएड, देखें ये सार्कोलिमा, मसल सेल की मेम्ब्रेन जो इन्वेजिनेट होकर टी ट्यूब्यूल बनाई है, ये सार्कोलिमा। ये सार्कोलिमा यानी मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये जो टी ट्यूब्यूल
बनी है, ये सार्कोलीमा की इन्वेजिनेशन से बनी है, यानी मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर टी ट्यूब्यूल बनी है। तो ये सार्कोलीमा, इसके साथ यहां पर क्या अटैच है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इधर ये क्या है, न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये तीनों चीजें मिल गई, सार्कोलीमा ऑफ टी ट्यूब्यूल की ये सार्कोलीमा, इधर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, ट्राइएड। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, ट्राइएड। अब ट्राइएड किससे बनता है, ये टी ट्यूब्यूल, ये क्या है, टी ट्यूब्यूल, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये और ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अटैच है, और मिलकर ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ट्राइएड। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ट्राइएड। अभी मसल ने जो है वो किस तरह से कंट्रैक्ट करना है, इसको आप देखिएगा। ये जो इसके कंट्रैक्टाइल यूनिट होते हैं, पीछे स्ट्रक्चर में हमने पढ़े थे, ये देखें, ये कंट्रैक्टाइल यूनिट जो है, ये क्या है, एक्टिन, और ये क्या है, मायोसिन। ये सारे कंट्रैक्टाइल यूनिट यहां पर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, सार्कोप्लाज्म में। अभी ये जो कैल्शियम यहां से रिलीज होगी, ये एक्टिन है। एक्टिन के साथ दो और प्रोटीन होती हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक ट्रोपोमायोसिन होती है और एक ट्रोपोनिन होती है। तो ये कैल्शियम किसके साथ जाके अटैच होगी, ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ही वो ट्रोपोनिन के साथ जाके अटैच होगी, ये मसल की कंट्रैक्शन जो है वो, स्लाइडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये अगर हम इसकी डायग्राम्स देखें, ये आप देखते हैं, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड है, मायोसिन का। ये ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन ऊपर जाके अटैच हो जाता है। ये अभी हम आगे देखते हैं। ये देखें, मसल्स के लिए जो है ये मायोसिन है, थिक फिलामेंट होती है, ये एक्टिन है। ये पीछे हमने स्ट्रक्चर इसका स्टडी किया है डिटेल के साथ पहले लेक्चर में। जहां से ये मायोसिन शुरू हो रही है, इससे इधर इधर ये सारी एक्टिन है। ये क्या बनाती थी, आई बैंड। इधर भी जहां से ये मायोसिन के एंड खत्म हो रहे हैं, इधर इधर एक्टिन है। ये भी क्या बनेगी, आई बैंड। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रोपिक। ये मायोसिन यहां से लेके यहां तक, और ये ओवरलैपिंग एंड्स ऑफ द एक्टिन, ये जो एंड्स इसके ओवरलैप कर रहे हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ए बैंड। ए बैंड यहां से लेके यहां तक होगी, और इसमें ये एंड्स भी आएंगे इनके एक्टिन के, ये एक्टिन के एंड्स जो ओवरलैप कर रहे हैं ये भी आएंगे, ये सारे आएंगे। ये हिस्सा जो है इतना, ये क्या बनेगा, ए बैंड। अब एच जोन जो है वो किससे बना था, ये देखें, एच जोन वो इस मायोसिन का वो मिड सेक्शन है जहां पर ओवरलैपिंग नहीं थी, यानी जिसके ऊपर एक्टिन की कवरिंग नहीं थी। अब आप देखें, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या बनता था, ये बनेगा एच जोन। ये एच जोन अभी जो है ये एच जोन आ गया। अच्छा जी, अभी जो लाइन एक्टिन को बाइसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं जी लाइन। इधर भी एक्टिन को बाइसेक्ट कर रही है, ये क्या है, जी लाइन। This is the one contractile unit of the muscle, and that one contractile unit of the muscle is between two Z line. इस Z line से इस Z line तक ये एक contractile unit है, और इस एक contractile unit को हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। अभी इसने मसल ने कंट्रैक्ट करना है भाई। जब इसने कंट्रैक्ट करना है तो अब सिचुएशंस देखें, कब कंट्रैक्ट करेगा। मैंने अभी आपको बताया, जब नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में टी ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन से होती हुई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिट करेगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करेगा साइटोप्लाज्म में। वो कैल्शियम आयन आके इस एक्टिन के साथ अटैच होंगे। एक्टिन में किसके साथ अटैच होंगे, एक्टिन के ऊपर होती है ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन के साथ आके जो है वो अटैच होते हैं। जब ये ट्रोपोनिन के साथ अटैच होंगे तो एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन। एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर इस तरह स्लाइड करेगी ऐसे। अब कैसे कंडीशन हो जाएगी, अब आप देखें, ये मायोसिन है, ये उसी तरह रहेगी, इसका डायमीटर चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, सिर्फ एक्टिन का डायमीटर या ओवरऑल सार्कोमेयर का डायमीटर चेंज होता है। अब आप देखें, ये एक्टिन है, अब ये एक्टिन ऐसे मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है इसके ऊपर। जैसे ये स्लाइड किया, ये आ गई।
और ये इनके एंड्स यहां पर आके मिल जाएंगे। ये अभी आप देखें, इसमें ये स्लाइड किया इसने, एक्टिन ने। जब एक्टिन ने स्लाइड किया ये अब कंटैक्ट हो गया है यूनिट। अब आप देखें ये ऐसे स्लाइड करता है। एक्टिन जो है वो मायोसिन अपनी जगह पर मौजूद रहती है, एक्टिन जो है वो इसके ऊपर स्लाइड करती है। जैसे ये ऐसे स्लाइड करेगी, ये अब ये कंडीशन ये हो जाएगी, दोनों जी लाइन ये इतना डिस्टेंस पे थी, ये अब ये जब ऐसे स्लाइड किया तो दोनों जी लाइन एक दूसरे के करीब आ गई। जब करीब आ गई, अब आप देखें यहां पर एक्टिन ने टोटली मायोसिन को कवर कर लिया है। जब एक्टिन ये देखें ऐसे चलती हुई इधर कवर कर लेगी तो ये एच जोन जो है वो खत्म हो जाएगा। एच जोन तो वो सेक्शन था जो मायोसिन पर मुश्तमिल था और उसके ऊपर एक्टिन की कवरिंग नहीं थी, वो एच जोन था। जहां पर ऊपर एक्टिन आ जाएगी तो एच जोन डिसअपीयर हो जाएगा। अब मेरी बात को दोबारा गौर से सुने, मैं रिपीट करता हूं। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, मसल की कंट्रैक्शन कब होती है? जब कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है। ट्रोपोनिन किसके साथ अटैच है? एक्टिन के साथ। तो एक्टिन स्लाइड करेगी मायोसिन के ऊपर। जब एक्टिन स्लाइड करेगी मायोसिन के ऊपर, स्लाइड करती हुई ऐसे आ गई, तो इस तरह क्या हुआ, दोनों जी लाइन एक दूसरे के करीब आ गई। जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर। और जब ये यहां पर आके इनके एंड्स मिल गए, ऐसे स्लाइड करते हुए एंड्स मिल गए, तो मायोसिन टोटली कवर्ड हो गई, तो एच जोन डिसअपीयर हो गया। जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, क्या चेंजेस आ रही है? जी लाइन क्लोज हो रही है, एच जोन डिसअपीयर हो रहा है, और टोटल कंट्रैक्टाइल यूनिट जो सार्कोमेयर है उसकी लेंथ कम हो गई है। उस पहले सार्कोमेयर की लेंथ यहां से लेके यहां तक थी, अब लेंथ जो है वो यहां आ गई है। तो ये लेंथ जो है वो टोटल सार्कोमेयर की क्या हो गई है? कम हो गई है। तो यहां पर क्या होगा, मायोसिन का एक ग्लोबुलर हेड होता है, ये मायोसिन का ग्लोबुलर, ये एक्टिन के साथ ऊपर यहां पर क्रॉस ब्रिजेस बना देगा। जब ये कंटैक्ट करेगा तो इसका मायोसिन का ग्लोबुलर हेड जो है, ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन, ये यहां पर क्या बना देगा, यहां ये क्या बन गया, यहां ये यहां पर क्या बन गई, क्रॉस ब्रिज। जब ये मूव करके आया ना स्लाइड करके, तो क्रॉस ब्रिजेस बन गए, ये क्रॉस ब्रिजेस बन गए। अब ये जब क्रॉस ब्रिजेस बने, ये ट्रैक करके आएगा ना, ये हेड है इसका, तो हेड ऊपर यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बना देता है जब मूव करता है, तो ये क्रॉस ब्रिजेस बन गई। अब क्रॉस ब्रिजेस कब ब्रेक होंगी, जब एनर्जी आएगी। अब एटीपी आएगी, एटीपी आके इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। अब देखिए ऑल प्रोटीन आर नेगेटिवली चार्ज, तमाम प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक्टिन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, मायोसिन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग कैसे बनेगी? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो सिमिलर चार्जेस तो रिपेल कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये अट्रैक्शन एक्चुअली जो ग्लोबुलर हेड की होती है, ये जो क्रॉस ब्रिजेस में ग्लोबुलर हेड बनता है, ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन, ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन फॉर्म्ड क्रॉस ब्रिजेस ड्यू टू attraction between myosin negatively charged protein and calcium positively charged। कैल्शियम कहां पर अटैच था? अटैच टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के ऊपर। और ट्रोपोनिन किसके ऊपर अटैच थी? ट्रोपोनिन जो है वो एक्चुअली एक्टिन के ऊपर थी। तो ये जो है वो, अब आप देखें, एक्चुअली ये जो अट्रैक्शन होती है वो मायोसिन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, उसका ग्लोबुलर हेड भी नेगेटिवली चार्ज होगा। अब उसका ग्लोबुलर हेड ऊपर जाके एक्टिन के साथ जो है वो क्रॉस ब्रिज बना रहा है, तो एक्टिन पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, एक्टिन भी प्रोटीन है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, इसकी जो अट्रैक्शन होती है वो कैल्शियम पॉजिटिव होता है जो ट्रोपोनिन के साथ अटैच है, तो वो कैल्शियम जो पॉजिटिवली ट्रोपोनिन के ऊपर है वो एक्चुअली अट्रैक्ट करता है इसके हेड को। इसके हेड को कौन अट्रैक्ट करेगा? वही अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है वो इस तरह मसल कंट्रैक्ट करता है। जब क्रॉस ब्रिजेस बन गई तो अब ये वापस जाएगा, वापस तब जाएगा जब यहाँ पर एटीपी आएगी और एटीपी ब्रेक होगी, एनर्जी मिलेगी और एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी और मसल जो है वो वापस चला जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग होती है, ये तो मैकेनिज्म था मसल की कंट्रैक्शन का। अभी हम इसमें देखते हैं, ये आप देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक वन। मैंने कहा ना थिन फिलामेंट स्लाइड करती है, एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट है, एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर जो है वो स्लाइड करती है, so that actin and myosin filament overlap to greater degree। अब ये देखें, ये क्या हो गई है, ये यहाँ पर थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग थी, एंड्स ओवरलैपिंग थे रेस्टिंग स्टेज में। जब मसल ने कंट्रैक्ट किया तो ये काफी हद तक जो है वो ओवरलैप हो गई। The Z line is brought close together। मैंने बताया ये Z line यहाँ पे मौजूद है। अब जब मसल ने कंट्रैक्ट किया तो दोनों Z line क्लोज आ गई, कम क्लोजर टू ईच अदर। In this process of contraction, the cross bridges of thick filament become attached to the binding site on the actin filament। तो ये thick filament myosin जो है वो actin के साथ cross bridge बना ली। The cross bridges then contract to pull the actin filament toward the center of the sarcomere। During all these process, the length of the thick and thin filament will remain unchanged। ये total लेंथ है फिलामेंट की, यहां से लेकर यहां तक एक्टिन की, यहां से लेकर यहां तक मायोसिन की, यहां तक। तो ये टोटल लेंथ तो इनकी वही रहती है। ओवरऑल कंट्रैक्टाइल यूनिट की लेंथ कम होती है। प्रोटीन जो एक्टिन और मायोसिन है उनकी लेंथ तो कम नहीं होती है कंट्रैक्शन के दौरान, वो तो जस्ट स्लाइड कर रही है। लेंथ जो कम होती है वो तो कंट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमेयर की जो है वो होगी।
कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। देखें, मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इंपल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी मैंने बताया था कि नर्व मसल तब कंट्रैक्ट करता है जब नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के जरिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचती है। ऑल द फाइबर इनर्वेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन आर द मोटर यूनिट एंड कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली इन रिस्पांस टू द एक्शन पोटेंशियल फायर्ड बाय द मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन नर्व इंपल्स लेके आ रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो जब नर्व इंपल्स ट्रेवल कर रही होती है तो तब मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है मोटर न्यूरॉन। T tubule. The sarcolemma of muscle fiber penetrate deep into the cell to form a hollow elongated tube, the transverse tubule. मैंने कहा ना, तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल किससे बनती थी? ट्रांसफर ट्यूब्यूल तब बनती थी जब सार्कोलीमा इन्वेजिनेट होती थी और इन्वेजिनेट होकर टी ट्यूब्यूल बनाती थी। The lumen of the T tubule, the lumen of the T tubule is continuous with the extracellular filament. The thousands of the T tubule of each muscle cell are collectively called T system. मैंने कहा ना, एक ट्यूब नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। ये देखें, ये मसल सेल था, अब इसकी ये ट्यूब्यूल है, ये इमेजिनेट हो गए, समझा? अब ये वाला जो ल्यूमन है इसकी, ये कहाँ आ रही है? ये सेल के बाहर आ रही है। अभी गौर से देखिएगा, अब ये देखें, ये सेल का बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रा सेलुलर है, अंदर है। अब ये अगर ये इस तरह ट्यूब बनती है, ये मेम्ब्रेन इमेजिनेट होगी, तो ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा? ये सेल के बाहर वाला हिस्सा कंसीडर होगा। तो इसलिए ये जो ल्यूमन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर। अब वो कहता है ये एक टी ट्यूब नहीं होती, पूरा बहुत सारा टी ट्यूब्यूल्स होती है, थाउजेंड्स की तादाद में, इसलिए ये पूरा टी सिस्टम होता है। The T system extend and encircle the myofibril at the level of Z line or A and I junction, I और A बैंड के जंक्शन पे ये जाहिर होता है T सिस्टम जो है। The T tubule and the terminal portion of the adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum form a triad at regular interval along the length of the fiber. Triad मैंने बताया कैसे बनेगा। ट्राइएड जो है, ये न्यूक्लियस है, इधर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इधर अटैच हो गया। तो ये T tubules की ल्यूमन, ये T tubule, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ट्राइएड बनेगा। Excitation of muscle by nerve impulse. The nerve impulse is carried through the T tubule to the adjacent sarcoplasmic reticulum. अब nerve impulse यहाँ से आई, ये T tubules न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंची, किसके जरिए? मोटर न्यूरॉन के जरिए। मोटर न्यूरॉन नर्व इंपल्स को लेके आए थे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से T ट्यूब्यूल से होती हुई डायरेक्टली हिट करेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में रिलीज करेंगे। द नर्व इंपल्स इज कैरिड थ्रू द T ट्यूब्यूल टू द एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। T ट्यूब्यूल से एडजेसेंट साइटोप्लाज्म, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस T ट्यूब्यूल के साथ जुड़ा होता है, उसको डायरेक्ट हिट करेगी। द कैल्शियम गेट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओपन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे, रिलीजिंग कैल्शियम इनटू द साइटोसोल, और कैल्शियम जो है वो मसल सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगी, सॉल्युबल पार्ट को हम साइटोसोल कहते हैं। दस बाइंडिंग कैल्शियम आयन टू द ट्रोपोनिन, वहां पर कैल्शियम किसके साथ अटैच होगी? ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन कहां पर अटैच है? थिन फिलामेंट के ऊपर, एक्टिन के ऊपर। द बाइंडिंग साइट आर एक्सपोज्ड एंड क्रॉस ब्रिजेस विद मायोसिन कैन फॉर्म। जब वो स्लाइड करेगी तो मायोसिन का जो ग्लोब्यूलर हेड है वो ऊपर क्रॉस ब्रिज बना लेगा और कंट्रैक्शन हो जाएगी। ऑल आर नन रिस्पॉन्स। द कंट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन ऑल आर नन प्रिंसिपल। ऑल ऑफ इट्स फाइब्रिल्स पार्टिसिपेट इन कंट्रैक्शन। द डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मसल फाइबर दैट पार्टिसिपेट इन कंट्रैक्शन। तो हम कहते हैं कि ऑल आर नन प्रिंसिपल, ये एक मसल फाइबर सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल होते हैं। जब नर्व इंपल्स अंदर पेनिट्रेट करती है तो या तो वो सारे इकट्ठे कंट्रैक्ट करते हैं या कोई भी कंट्रैक्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑल आर नॉन प्रिंसिपल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ sarcotubule extending throughout the sarcoplasm around each myofibril. It is like endoplasmic reticulum but divide of ribosome. वो कहता है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल का, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते, जैसे दूसरे सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। तो बेसिकली ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल, ये SCR टाइप होता है, ये विदाउट राइबोसोम होता है। SR, sarcoplasmic reticulum of muscle cell is actually SCR type. Controlling of cross bridges. अब क्रॉस ब्रिजेस कैसे कंट्रोल होंगी? When the muscle is at rest, the tropomyosin is disposed in such a way that it cover the site on the actin chain. When the muscle is required to contract, calcium ion bind with the troponin molecule and cause them to move slightly. जो कैल्शियम आकर ट्रोपोनिन से अटैच होगा और स्लाइडिंग होगी। This has the effect of displacing the tropomyosin and expose the binding site for the myosin head. तो ये जो है वो जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन आके अटैच होगा, वो एक्टिन के ऊपर से कवरिंग उतर जाएगी और ग्लोबुलर हेड आके मायोसिन के साथ क्रॉस ब्रिजेस बनाएगा। Once the myosin head has become attached to the actin filament, ATP is hydrolyzed, यहाँ पर ATP आएगी, ब्रेक होगी, एनर्जी रिलीज करेगी और वो उस बाड को दोबारा ब्रेक कर देगी क्रॉस ब्रिजेस को। रिगर मोर्टिस कंडीशन आती है जब बंदे की डेथ हो जाती है, जब बंदा गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद उसमें एनर्जी खत्म हो जाती है। तो जहां मसल ने क्रॉस ब्रिजेस बनानी होती है, क्रॉस ब्रिजेस को बनाने के लिए क्या चाहिए? क्रॉस ब्रिजेस को बनाने के लिए ये मसल कंट्रैक्ट या क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। जब बंदे की डेथ हो जाएगी तो रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, तो एनर्जी आएगी नहीं, इसलिए बंदे के हाथ पाँव कुछ देर तक मरने के बाद हम सीधे कर सकते हैं क्योंकि वो एनर्जी पैर मौजूद होती है। जब वो रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उसके हाथ पाँव जो है वो अकड़ जाते हैं। इसको इस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस।
अब मसल की कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहां से आएगी? ये तीन वेज हैं जहां से एनर्जी आती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी पैदा होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होती है, और क्रिएटिन फास्फेट। ये तीन वेज हैं जो मसल अपनी कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी लेता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? मसल सेल के अंदर जो सरप्लस फूड स्टोर हुई होती है वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन ब्रेक होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनेगी? एटीपी बनेगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसे मिलेगी? ग्लाइकोजन मसल सेल में ब्रेक होगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी पैदा होगी। ये बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लाइकोजन पहले ग्लूकोज में, और ग्लूकोज की फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी जिससे एनर्जी भी बनेगी और लैक्टिक एसिड भी बनेगा जो मसल फैटिग का कारण बनता है। तीसरा रास्ता, एक एरोबिक रेस्पिरेशन से मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी लेता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन से लेता है, और एक लेता है क्रिएटिन फास्फेट। क्रिएटिन फास्फेट ब्रेक डाउन टू क्रिएटिन गिविंग इट इनऑर्गेनिक फास्फेट फॉर एटीपी फॉर्मेशन। क्रिएटिन फास्फेट ब्रेक होगा और फास्फेट रिलीज करेगा, वो फास्फेट क्या बनाएगा? एटीपी। एट द ऑनसेट ऑफ द एक्सरसाइज क्रिएटिन फास्फेट इज ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एटीपी फ्रॉम मसल कंट्रैक्शन। अभी दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एटीपी डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए सो कैन बी डिस्क्राइब एज एनारोबिक। तो क्रिएटिन फास्फेट से जो एनर्जी लेते हैं वो भी एनारोबिक कंसीडर होती है। अब आप देखेंगे ये क्रिएटिन फास्फेट का फार्मूला है। अब ये फास्फेट इसका रिलीज होगा, समझ में आ गया वाला? ये फास्फेट रिलीज होगा, फास्फेट ऐड होगा एडीपी में, और एडीपी किस में चेंज हो जाएगी? एटीपी में। और ये क्रिएटिन, समझ में आएगी बात की? क्रिएटिन फास्फेट जो है, ये फास्फेट इसका यहां से निकलेगा, एडीपी में ऐड होगा, एडीपी एटीपी में चेंज हो जाएगी। अब मसल को ये एटीपी मिल जाएगी एनर्जी के लिए, और क्रिएटिन बन जाएगा। अब वो दोबारा क्रिएटिन फास्फेट में चेंज होने के लिए ये फिर ये फास्फेट पकड़ेगा और ये दोबारा क्रिएटिन फास्फेट में भी चेंज हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये तीन वेज हैं एनर्जी लेने के, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और क्रिएटिन फास्फेट। At rest, 1/5 of the lactic acid is broken aerobically and its energy is used to change the remaining 4/5 lactic acid into glucose. अब जो anaerobic respiration के नतीजे में lactic acid बनता है, अब मतलब lactic acid के 5 मॉलिक्यूल बने हैं, इनमें से एक मॉलिक्यूल उन बाकी 4 मॉलिक्यूल को ग्लूकोज में तब्दील करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड ब्रोकन एरोबिकली। 1/5 यानी 5 में से एक लैक्टिक एसिड, 5 में से एक लैक्टिक एसिड एरोबिकली ब्रेक डाउन होगा, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनर्जी जो है वो रिमेनिंग जो बाकी 4 लैक्टिक एसिड है 5 में से, उनको जो है वो ग्लूकोज में तब्दील करेगा। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल, मसल्स पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है? व्हेन मसल आर यूज्ड एक्टिवली दे इंक्रीज इन साइज और स्ट्रेंथ एंड बिकम मोर एफिशिएंट एंड फैटिग रेजिस्टेंट। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल स्ट्रांग हो जाएगा, मोर एफिशिएंट हो जाएगा, और वो जल्दी थकेगा नहीं, जल्दी फैटिग नहीं होगी उसको। कैपिलरी सराउंडिंग द मसल फाइबर एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया विद इन देम इंक्रीज इन नंबर। जब एक्सरसाइज आप करते रहते हैं तो मसल में कैपिलरी ब्लड वेसल का नेटवर्क भी बढ़ जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे मसल हाईली एनर्जेटिक हो जाता है। मसल फाइबर सिंथेसाइज मोर मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है ताकि ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए। मसल बिकम मोर एफिशिएंट एंड रेजिस्टेंट टू फैटिग। कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल लीड्स टू मसल वीकनेस एंड सीवियर एट्रोफी। वो कहता है कि अगर आप मसल टोटली इमोबिलाइज हो जाए, उसकी एक्सरसाइज आप बिल्कुल कर ही ना रहे हो, तो एक ही जगह एक बॉडी का पार्ट पड़ा रहे तो वो नकारा हो जाता है, मसल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। मसल फैटिग इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट। ये किसकी वजह से होती है? रिलेटिव डेफिसिट ऑफ एटीपी हो जाता है, अकमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स हो जाता है, और आयनिक इम्बैलेंस, ये इसके काजेज हैं मसल फैटिग के। टेटनी जो है मसल ट्विचेस एंड कन्वर्शन अकर्स। टेटनी डिजीज जो है वो लो कैल्शियम की वजह से होती है, और अभी हमने मसल कंट्रैक्शन का पूरा टॉपिक पढ़ा है। तो स्टिमुलस क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। अगर कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है तो मसल को तो स्टिमुलेंट ही नहीं मिलेगा, वो उसकी मायोफिलामेंट्स जो है वो स्लाइड ही नहीं करेंगी। इफेक्ट्स, इफ अनट्रीटेड द सिस्टम प्रोग्रेस टू स्पाज्म ऑफ द लेरिंक्स। अगर अनट्रीट करेंगे आप तो आहिस्ता आहिस्ता लेरिंक्स के मसल भी काम करना छोड़ देंगे जाएंगे और सांस बंद हो जाएगा, बंदे की डेथ हो जाएगी। क्रैम्प, इट इज आल्सो नोन एज टेटेनिक कंट्रैक्शन ऑफ द एंटायर मसल। अगर लगातार मूव कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रिलैक्स कर रहा है, कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, फ्यू सेकंड आफ्टर सेवरल आवर काजिंग द मसल टू बिकम टॉट एंड पेनफुल हो जाएगा। ये अक्सर औकात रात को होता है, सोते हुए जो है वो ऐसा हो जाता है। तो ये इसके काजेज क्या हैं? लो ब्लड शुगर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, डिहाइड्रेशन और इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स। टेटनस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एनारोबिक बैक्टीरिया है जो टेटनस काज करता है, उसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। इफेक्ट्स जो है वो इसके क्या होते हैं? पर्सिस्टेंट पेनफुल स्पाज्म ऑफ सम स्केलेटल मसल्स, टिपिकली बिगिन ग्रेजुअली विद इन स्टिफनेस ऑफ जॉज एंड नेक मसल। जॉज और नेक के मसल जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, जॉज जो है वो लॉक हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है, इवन बंदे की डेथ भी हो सकती है। मोर्टेलिटी रेट इसका 40% है। एंटागोनिज्म किसे कहते हैं? हमारी बॉडी के अंदर टोटल स्केलेटल मसल कितने होते हैं? 650 मसल्स होते हैं, और ये 650 मसल पेयर की सूरत में होते हैं। ये जॉइंट के पॉइंट पर मसल पेयर की सूरत में होते हैं। तो जॉइंट के पॉइंट पर एक मसल कंट्रैक्ट करके अगर बोन को बेंड करता है तो दूसरा मसल कंट्रैक्ट करके बोन को वापस सीधा कर देगा, तो इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। दोनों मसल का एक्शन जो है वो अपोजिट होता है। मसल ये बाजू है ना, ये बाजू जो है वो ऐसे बेंड हो गया, मसल ने एक मसल ने कंट्रैक्ट किया और बाजू जो है वो बेंड हो गया, अब दूसरा मसल कंट्रैक्ट करेगा तो बाजू सीधा हो जाएगा, तो दोनों का एक्शन जो है वो अपोजिट होगा, इसलिए इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल और एंटागोनिज्म। ये मसल जो है टेंडन के साथ अटैच होते हैं,
बोन्स के साथ, टेंडन जो है वो मसल्स को अटैच करती है बोन के साथ, और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ती है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से लिगामेंट के जरिए जुड़ती है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल बोन के साथ जो है वो टेंडन के जरिए जुड़ते हैं। ये एग्जांपल्स आगे हम कभी कर। स्केलेटल मसल हैज 3 पार्ट्स। एक स्केलेटल मसल के 3 पार्ट होते हैं, ओरिजिन, इंसर्शन, बेली। ओरिजिन किसी भी मसल का वो एंड होता है जो ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन फिक्स रहता है, मूव नहीं करता। इंसर्शन किसी भी मसल का वो एंड होता है जो ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन मूव करता है। बेली ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान जो थिक पोर्शन होता है उसको हम बेली कहते हैं। ये एंटागोनिस्टिक हमारे एल्बो जॉइंट, ये हमारा एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट्स पे मूवमेंट जो है वो दिखाई गई है कि एल्बो जॉइंट्स पे ये एल्बो जॉइंट, अब ये बाजू है ना, ये बेंड हो रहा है। अब जो मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं और इस बाजू को जॉइंट के पॉइंट पर बेंड कर रहे हैं, एल्बो जॉइंट के पॉइंट पर, उन मसल्स को हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ बोन एट जॉइंट, जॉइंट के पॉइंट पर बोन का बेंड हो जाना, इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। और जो मसल ये फ्लेक्शन काज करता है उसको फ्लेक्सर मसल कहते हैं। और अब ये बाजू बेंड हो गया ना, अब ये बाजू इस तरह सीधा हो गया। अब जो मसल जिसने कंट्रैक्ट किया और इस बाजू को सीधा किया उसको कहेंगे एक्सटेंसर मसल, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सटेंशन। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एल्बो जॉइंट के ऊपर कौन कौन से फ्लेक्सर मसल्स हैं और कौन कौन से एक्सटेंसर मसल्स हैं, और उनके ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट्स क्या हैं। एक तो बाइसेप मसल होता है। बाइसेप मसल जो है 2 हेड्स फ्रॉम द स्कैपुला, ऊपर स्कैपुला से ओरिजिन है इसका, और इंसर्शन इसका होता है मीडियल सरफेस ऑफ रेडियस। अब जिस बोन के वो मूव करवाएगा, ये रेडियस के ऊपर इंसर्ट होता है बाइसेप, इसलिए जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये रेडियस को अपलिफ्ट करेगा। बाइसेप मसल जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये देखिए, ये बाजू में यहाँ पर जो 2 हड्डियां होती हैं इनको रेडियस और अल्ना कहते हैं, और इधर ऊपर ह्यूमरस है। ये ब्रेकियोलिस, दूसरा मसल ब्रेकियोलिस है, ह्यूमरस इसका ओरिजिन पॉइंट है और अल्ना इसका इंसर्शन पॉइंट है। जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा तो ये अल्ना को ऊपर की तरफ उठाएगा। देखना ये बाजू है, अब एल्बो जॉइंट पे, अब इस बाजू को हमने ये ऊपर उठाया, तो ये कितनी हड्डियों ने मूव किया? 2 हड्डियों ने, एक रेडियस ने और एक अल्ना ने। रेडियस को कौन अपलिफ्ट करता है? बाइसेप, और अल्ना को अपलिफ्ट कौन करेगा? ब्रेकियोलिस। ब्रेकियो रेडियोलिस, ये भी ह्यूमरस इसका ओरिजिन है और रेडियस इसका इंसर्शन पॉइंट है। इसका मतलब है कि रेडियस को अपलिफ्ट ये ड्यूरिंग फ्लेक्शन, एल्बो जॉइंट के ऊपर ये फ्लेक्शन है। अब ये बाजू बेंड कर दिया, अब 2 बोन ने मूव किया, अल्ना और रेडियस ने। रेडियस को 2 मसल ने ऊपर उठाया, बाइसेप ने और ब्रेकियो रेडियोलिस ने, और ब्रेकियोलिस ने अल्ना को अपलिफ्ट किया और बाजू बेंड हो गया। यहाँ पर ट्राइसेप ब्रेका एक ही स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसर मसल है जो एक्सटेंशन काज करता है। ये अकेला जो है वो कंट्रैक्ट करता है और एल्बो जॉइंट के ऊपर जो है वो एक्सटेंशन जो है वो काज करेगा, ये पुल कर देगा दोनों बोन्स को जो है वो वापस। तो ये तो हमारा था इसका मसल्स का सारा लेक्चर जो है, हमने मसल्स का डिटेल फंक्शन मैकेनिज्म्स उसका पढ़ा है कि वो किस तरह से जो है वो होता है। अभी हम इसकी एनिमेशंस देखते हैं मसल्स की। ये हमारे पास मसल्स है, अभी हम एनिमेशंस देखेंगे कि ये मसल जो है वो किस तरह से जो है वो कंट्रैक्ट करता है। अब आप देखिए, ये मसल्स के अंदर जो है ये पूरा एक स्केलेटल मसल्स था, ये मसल बंडल्स है। समझ में आ गई बात की? अब ये एक मसल फाइबर सेल है, ये इसका ये मायोफाइब्रल्स है। अभी मायोफाइब्रल के अंदर कंट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं सार्कोमेयर्स, ये 2 जी लाइन के दरमियान। अभी एक कंट्रैक्टाइल यूनिट जो है वो हम फोकस करेंगे, ये एक कंट्रैक्टाइल यूनिट है, ये मायोसिन्स है, ये एक्टिन्स है। अब ये जी लाइन, अब मसल कंट्रैक्ट कर रहा है, ये देखिए ये दोनों जी लाइन कम क्लोजर, ये दोनों जी लाइन। अब जैसे क्लोजर आ गई, ये मायोसिन का हेड जो है वो ऊपर जाके अटैच होगा, और मायोसिन का हेड ये देखें ऊपर, ये क्या बन गई? क्रॉस ब्रिज। और इस क्रॉस ब्रिज को जो है वो ब्रेक करने के लिए जो है वो क्या आएगी? एटीपी। एटीपी आई और ये ब्रेक हुआ, और ये मसल जो है वो वापस जो है वो उसी पोजीशन पर जो है वो चला गया। अभी आप देखें, ये गौर से इसको अगर हम देखें, ये देखें ये स्लाइड्स कर रहे हैं। अभी इसको आप देखें कि एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रही है, देख रहे हैं मूव करते हुए। मायोसिन जो है वो स्लाइड नहीं कर रही है। हम इसको दोबारा से जो है वो रन करते हैं। ये बंडल्स ऑफ मसल फाइबर आपको नजर आ रहे हैं, ये बंडल जो है। अब आप इसको देखें, ये पूरा एक मसल फाइबर सेल था, ये इसका मायोफाइब्रल है, सिंगल मायोफाइब्रल। अभी ये मायोफाइब्रल के अंदर जो है वो कंट्रैक्टाइल यूनिट होते हैं जिनको हम सार्कोमेयर कहते हैं। ये सार्कोमेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 जी लाइन यहाँ कट हो रही है, ये एक सार्कोमेयर यूनिट है। अब इस एक सार्कोमेयर यूनिट को हम फोकस करेंगे। अब ये एक सार्कोमेयर यूनिट, ये जी लाइन, ये एक कंट्रैक्टाइल यूनिट है, और ये मायोसिन थिक फिलामेंट है, ये एम लाइन है। तो ये अब आप देखें, एक्टिन स्लाइड कर रही है, मायोसिन अपनी पोजीशन पर चेंज नहीं कर रही, मायोसिन शिफ्ट नहीं हो रही। कौन शिफ्ट हो रही है? एक्टिन शिफ्ट हो रही है, मायोसिन अपनी पोजीशन पर मौजूद है। अब ये मायोसिन का ग्लोबुलर हेड है, ये एक्टिन के साथ ऊपर जाके जो है वो क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज बनाएगा। ये ऊपर जाके जो है वो अटैच हुआ, ये आप देखिए, ये ऊपर जाके क्रॉस ब्रिज बन गई। अब ये क्रॉस ब्रिज बन गई, अब ये एक्टिन वापस नहीं आएगी जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक नहीं होगी। अब ब्रेक करने के लिए एटीपी आई, और एटीपी जो है वो इस क्रॉस ब्रिज को ब्रेक किया, ये वापस आ गई। अब एक्टिन जो है वो वापस जो है वो स्लाइड करेगी। ये इस तरह जो है, ये जब भी क्रॉस ब्रिज बनेगी, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए जो है वो हमें क्या रिक्वायर्ड होगी? एटीपी रिक्वायर्ड होगी। अब आप देखिए, ये स्लाइड कर रही है, एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर जो है वो स्लाइड करती है।